अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में डायरेक्टर तो होंगे ही। फिल्मों में, सीरियल में भी आपने देखा होगा डायरेक्टर ऑफ कंपनी। और न्यूज़ में भी अक्सर आपने कंपनी के डायरेक्टर के बारे में सुना होगा। लेकिन जो कंपनी लॉ पढ़ते हैं उसमें इससे रिलेटेड पूरा एक डिटेल क्वेश्चन है जो कि किसी भी सेमेस्टर एग्जाम या फिर जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कंपनी लॉ के यूनिट 3 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगी जो पिछले सालों एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद मैं आपको धाराएं और साथ ही साथ वाद के थ्रू लीगल लैंग्वेज के अलावा अपनी लैंग्वेज में इस आंसर को डील करके समझाऊंगी और आंसर का फॉर्मेट तैयार करवाऊंगी। फॉर्मेट जो है वो बहुत ही कम शब्दों में कीवर्ड्स के साथ होता है, लेकिन इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप एग्जाम में 5 से 6 पन्नों का आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हो और नंबर भी बड़े अच्छे आते हैं। तो प्लीज़ इस ऑडियो क्लास को पूरी ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद ही स्ट्रक्चर तैयार करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले सालों में वो है, कंपनी का निदेशक कौन हो सकता है? निदेशक की नियुक्ति के तरीकों की व्याख्या करिए। क्या फर्म के निदेशक नियुक्त हो सकते हैं? निदेशक की वैधानिक स्थिति क्या है? निदेशक कौन बन सकता है? निदेशक की क्या शक्तियां हैं और निदेशक पे क्या वैधानिक प्रतिबंध लगाएंगे? यानी ये निदेशक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सब का आंसर मैं आपको इसमें डील करने वाली हूँ। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, हु कैन बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कैन अ फर्म बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हु कैन बी डायरेक्टर, निदेशक कौन हो सकता है। और चलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 पे, कौन सी धारा है? 149। तो इसमें कंपनी के निदेशक के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले प्रत्येक कंपनी का एक निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, जिसमें कुछ व्यक्ति नियुक्त हो जाएंगे निदेशक के पद पे। तो पहला, पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 3 निदेशक होते हैं, प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम 2 निदेशक होते हैं और एकल व्यक्ति कंपनी में 1 निदेशक होगा। ठीक, तो आपको ये बना लेना है, पब्लिक कंपनी इक्वल्स टू 3, प्राइवेट कंपनी इक्वल्स टू 2 एंड 1 पर्सन कंपनी इक्वल्स टू 1। दूसरा, किसी कंपनी में निदेशक की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो 15 हो सकती है। और पर जो कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा होता है अगर बनाया जाता है तो 15 से अधिक संख्या में भी निदेशक बनाए जा सकते हैं। पर ये वर्गों की कंपनियों के लिए कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति की जानी जरूरी होती है। फिर चलते हैं धारा 149, जो कि ये कहता है कि कंपनी के निदेशक में कम से कम एक निदेशक ऐसा होना जरूरी है जो पहले के कैलेंडर वर्ष में कम से कम 180 दिन तक भारत में रहा हो। मतलब ये उसकी योग्यता होनी चाहिए कि भारत में 180 दिन तक रहा हो तो ही वो बन सकता है कंपनी का निदेशक। चौथा, कि प्रत्येक कंपनी के निदेशक मंडल में कुछ निदेशकों की संख्या कम से कम 1/3 संख्या स्वतंत्र निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होगा और केंद्र सरकार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या विहित करती है। इस तरह से निदेशक से रिलेटेड जो भी है वो चीज़ें दी गई हैं। फिर हम पहुंचते हैं धारा 153 में, जिसमें निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया है और इसके पक्ष में विशेष प्रस्ताव पारित होने पर उसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, मतलब निदेशक को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। तो धारा 149 की उपधारा 13 में विशेष धारा 152 की उपधारा 6 और 7 के प्रावधान से सेवानिवृत्त होने पर निदेशकों से संबंधित है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रति लागू नहीं होगी। अब हम चलते हैं कि निदेशकों की नियुक्ति के तरीके क्या, यानी मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अभी तक तो हमने ये बता दिया हु कैन बी डायरेक्टर्स। अब उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए चलते हैं धारा 152 में। 152 कहता है कि निदेशक पद पर केवल व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकते हैं और किसी भी कंपनी, फर्म, संस्था को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा, कैन अ फर्म बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो इसके लिए आपको धारा 152 लिखना होगा। तो जब कंपनी के निदेशक की संख्या उसके व्यावसायिक स्वरूप पर निर्भर करती है कि उस कंपनी की संख्या, मतलब उसका स्वरूप कितना बड़ा, उसी हिसाब से उसके निदेशकों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या निर्धारित की जाएगी। तो धारा 149 जो होता है वो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर के नियुक्त होना आवश्यक है, जो मैंने आपको बताया। प्राइवेट के लिए 2 और 1 पर्सन के लिए केवल 1 निदेशक नियुक्त होगा। तो फर्स्ट डायरेक्टर की नियुक्ति सबसे पहले करते हैं, यानी कि प्रथम निदेशक जिसको बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है फर्स्ट डायरेक्टर का होता है, इसलिए इसकी नियुक्ति भी के लिए भी उसकी कार्यकुशलता, उसकी दक्षता, वो निदेशक पद के लायक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि वो प्रबंधन करने के योग्य है कि नहीं। प्रमोटर, इसमें नियुक्ति प्रवर्तकों द्वारा ही की जाती है और उनके नाम नियमों के अनुसार ही उनके नाम दिए जाते हैं। फिर एक वार्षिक सामान्य सभा होती है निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने पर, और फिर हस्ताक्षर होते हैं और फिर जाकर के प्रथम सामान्य सभा में अनिवार्य रूप से रिटायर होंगे और उनकी पुनर्नियुक्ति हो पाएगी। दूसरा है कंपनी की वार्षिक साधारण सभा द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, यानी
अधिनियम की धारा 152। जब कंपनी की, मैंने इससे पहले आपको सभा के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, उसमें वार्षिक सभा क्या होती है और वार्षिक साधारण सभा क्या होती है ये भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो जो कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति होती है, कंपनी की साधारण सभा की सूचना के साथ ऐसी नियुक्ति के बारे में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, स्पष्टीकरण विवरण सदस्यों को भेजा जाता है, जिसमें उल्लेख होता है कि निदेशक मंडल की राय में कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त होने की क्या क्या पात्रता है, क्या क्या योग्यता है, और कंपनी अधिनियम की धारा 152(6) के अनुसार अपने नियमों के अनुसार उसमें प्रावधान रखती है कि निदेशक के लिए साधारण सभा में सेवानिवृत्त होगा पिछला निदेशक और नया निदेशक जो है वो नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी और तभी निदेशकों की या तो पुनर्नियुक्ति होगी या किसी नए आदमी को, नए व्यक्ति को निदेशक बनाया जाएगा। तीसरा है नामांकन द्वारा। तो कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में निदेशकों की नियुक्ति धारा 152 में। अब है नामांकन द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, इसमें धारा 161 है। कंपनी अधिनियम की धारा 255(2) में व्यवस्था की गई है, यदि कंपनी के नियमों का ये प्रावधान किया गया कि कंपनी का जब वार्षिक साधारण सभा होगी उसमें एक प्रस्ताव लाए बिना किसी भी निदेशक की नियुक्ति की जा सकेगी। तो इस प्रकार की नियुक्ति निदेशक नामांकन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो नॉमिनेशन होता है ना उसके द्वारा, अगर सभा द्वारा नहीं लाया गया है प्रस्ताव तो फिर नॉमिनेशन द्वारा होगा। और इसमें यह देखा जाएगा कि कंपनी को आर्थिक सहायता देने वाली संस्थाएं जो हैं, वित्त निगम है, जो ऋण पत्रधारी हैं कंपनी में, जिनके हित को सुरक्षित रखना है, उनको कंपनी के निदेशक मंडल में अपने मनोनीत व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए नॉमिनेशन भेजते हैं। और इस तरह से ये जो है 1/3 बहुमत से निदेशकों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वो मनोनीत हो जाते हैं। चौथा, निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड। जो बोर्ड होती है वो नियुक्त करती है, यह धारा 161(2) के अनुसार कि पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, साधारण सभा के प्रस्ताव के अंतर्गत निदेशक मंडल जो होता है वो पिछले निदेशक का अगर अवधि समाप्त होने वाला तो उससे पहले ही एक बैठक बुलाई जाती है और उसके द्वारा नवनियुक्त निदेशक जो है वो बनाए जाते हैं, उनकी कार्य अवधि बताई जाती है। इसको कभी कभी क्या होता है, ऐसे में आकस्मिक नियुक्ति भी करनी होती है। अगर मान लीजिए पहले वाला निदेशक की मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गया, त्यागपत्र दे दिया या अयोग्य हो गया, तो अचानक से बैठक बुला करके उसमें जो निदेशक मंडल होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही अपॉइंट करते हैं। पांचवा है छोटे निवेशकों के एक प्रतिनिधि को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया जाना, धारा 151(52) में। तो प्रत्येक ऐसी सूचीबद्ध एक लिस्टेड होती है पब्लिक कंपनी, उनकी पेड अप शेयर कैपिटल होती है जिसको बोलते हैं चुकता अंश पूंजी, 5 करोड़ रुपया अधिक हो, अपने छोटे निवेशक में से ही किसी एक को निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में शामिल कर लेता है, जो शेयर लगाए रहते हैं। छठा है मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति, जो कि धारा इसमें हम चलते हैं पूर्ववर्ती जो कंपनी अधिनियम था ना 1956, उसमें दिया हुआ कि प्रत्येक पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी हो और विहित चुकता करने अंश पूंजी हो तो अनिवार्य है कि वो एक निदेशक नियुक्त करेगी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, प्रबंध निदेशक होगा, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होगा जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक मैनेजर होगा जिसको बोलते हैं प्रबंधक, और एक होल टाइम डायरेक्टर होगा, पूर्णकालीन निदेशक होगा। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी होंगे जिसको कंपनी सचिव बोलते हैं, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा जिसको मुख्य वित्त अधिकारी बोलते हैं। इसके बाद है कंपनी लॉ अधिकरण द्वारा नियुक्ति होती है, जिसको जो है धारा 242(2) के में है। इसमें अगर मान लो किसी कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण या कुप्रबंध की स्थिति हो जाती है और इस समय कंपनी के किसी सदस्य या केंद्रीय सरकार से शिकायत प्राप्त होती है, तो अधिकरण ये जो जिसको उचित समझता है उसको कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर देता है। ओके, तो इस तरह से 7 तरीके हैं जिस तरह से कंपनी के निदेशक की नियुक्ति होती है। लेकिन अब बात यह है कि निदेशक कौन बन सकता है, हु कैन बी ए डायरेक्टर, इसका लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर का क्या है। तो निदेशकों की वैधानिक स्थिति क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ये है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 234 में कि निदेशक वो व्यक्ति होगा जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हो। निदेशक वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के कारोबार का संचालन और प्रबंध करने के लिए अंशधारी द्वारा चुने जाते हैं, यानी शेयर होल्डर द्वारा चुने जाते हैं। निदेशक कंपनी का निदेशक होगा या नहीं होगा यह जानने के लिए उसके डेजिग्नेशन को विशेष महत्व ना देकर यह देखना होता है कि वो कंपनी में कार्य करने के लिए योग्य है कि नहीं। तो इसमें अभिकर्ता के रूप में डायरेक्टर्स एज एन एजेंट ऑफ कंपनी के रूप में पहले काम करता है, यानी कंपनी की ओर से जो संविदा दी गई है निदेशक को, उस तरह से उसमें वो काम करता है कंपनी के एजेंट के तौर पे, एक अभिकर्ता के तौर पे। क्योंकि कंपनी का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, वो अपना सारा कार्य संचालन किससे करवाता है, निदेशकों के माध्यम से करवाता है, यानी एजेंट के थ्रू करवाता है। निदेशकों को दी गई सूचना, मान लिया जाता है कि ये सूचना पूरी कंपनी को दी गई, मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड और जो
एजेंट हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई तो समझ लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी कंपनी तक फैल गई। ठीक है, क्योंकि वो एक एजेंट के तौर पे काम करता है। निदेशक का ये भी काम है कि वो अपने कार्य के समय सूचनाओं को प्राप्त करे, कंपनी को सूचित करे। एक ही व्यक्ति की कंपनी, दो व्यक्ति निदेशक है तो जरूरी नहीं है कि दोनों को अलग अलग जानकारी दी जाए। अगर एक को जानकारी दी गई तो उसका कर्तव्य है कि वो दूसरे को भी जाकर के इस बारे में जानकारी दे दे। हो गया निदेशक जो है वो एजेंट के तौर पे जब काम करता है। दूसरा है निदेशक जो है वो न्यासधारी के रूप में काम करता है। डायरेक्टर्स एज अ ट्रस्टी ऑफ कंपनी। ट्रस्टी क्या होते हैं? जिनके पास न्यास संपत्ति रहती है उनको बोलते हैं कंपनी का न्यासी, यानी कंपनी का ट्रस्टी। वो न्यास संपत्ति कोई अपने हित के लिए नहीं होता है, वो रखते हैं अपने पास, जब उनका कर्तव्य होता है उसको रखना, और जब जरूरत होती है तो अंशधारी के लिए वो करते हैं। इसमें आप एक केस लिख सकते हैं, यार्क एंड मिडलैंड ड्रेल कंपनी बनाम हडसन के केस में। निदेशक वो व्यक्ति होता है जो शेयर होल्डर के लाभ के लिए कंपनी के मामले में प्रबंध करने के लिए चुने जाते हैं, और उनका ये विश्वास का पद है, क्योंकि उनको क्या दिया जाता है? उनको ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से ये एक विश्वास का पद होता है जिसको उसको पूर्ण रूप से निभाना होता है। न्यासी की भांति ना होना, नॉट ट्रस्टी इन द फुल सेंस। तीसरा फिर से एक पॉइंट आता है कि निदेशक जो है बाहरी व्यक्तियों के लिए जिनसे उसने संविदा नहीं की है वो उसके लिए वो न्यासी नहीं है, वो सिर्फ कंपनी के लिए एक ट्रस्टी है। दूसरा, न्यासी की भांति होना यानी ट्रस्टी इन फुल सेंस। कई जगह पे फुल सेंस में ट्रस्टी होता है क्योंकि उसने क्या किया, वो धन संपत्ति उसके अधिकार में, इसलिए वो न्यासी उस संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, और अगर दुरुपयोग किया तो उसके लिए वही उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि ट्रस्टी वही है। तो उसको क्या करना है? कंपनी की राशि को कंपनी के हित में ही प्रयोग करना है। कंपनी की जो संपत्ति उसको व्यापार में प्रयोग कर सकता है। कंपनी की संपत्ति का जो अंश है, शेयर है, उसको स्वीकार करने का अधिकार उसको आवंटित कर सकता है, मतलब किसी को ट्रांसफर कर सकता है, उसको साधारण सभा में घोषित करना होगा इस बारे में, और हस्तांतरण कुछ भी कर सकता है। तीसरा है निदेशक कंपनी के आवश्यक अंग के रूप में, यानी डायरेक्टर एज एन ऑर्गन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। किसी भी कंपनी का एक आवश्यक अंग होता है, यानी कि वैधानिक व्यक्ति के रूप में निदेशक जो होता है वो डायरेक्टर होता है। जैसे वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि जो है वो दिन पर दिन बदलती जा रही है, तो कंपनी के कर्मचारी, जो श्रमिक हैं, शेयर होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं, इन सब की भी स्थिति और संचालन जो है वो सही रूप से चलाने के लिए क्या होता है? एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ होती है। उसके अनुसार निदेशक को उसी अकॉर्डिंग शारीरिक अंग के, जैसे हमारा शरीर का अंग अपने अपने अलग अलग काम करता है ना, हाथ पैर सब अलग अलग, उसी तरह से एक नेचुरल पर्सन के थ्रू तरह निदेशक भी काम करता है अपनी कंपनी के लिए। चौथा है निदेशक प्रबंध भागीदार के रूप में, यानी पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, प्रबंध भागीदार के रूप में उसको काम करना पड़ता है। इसमें कोई राष्ट्रीय योजना होती है, कोई राष्ट्रीय हित होती है, कंपनी का कार्य संचालन होता है, तो निदेशक एक आवश्यक अंग के रूप में काम करता है, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क के काम करता है, अपना शरीर से काम करता है। इस तरह से निदेशक के 5 रूप होते हैं। लेकिन अब इसमें ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर क्या है, निदेशकों के कर्तव्य क्या है? सबसे पहले उसका एक सामान्य कर्तव्य होता है जिसको बोलते हैं जनरल ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि सतर्कता बरतना, सावधानी पूर्वक काम करना, अनजाने में भी गलती ना करना, सभी तक सूचना पहुंचाना, अधिनियम के नियम के अनुसार काम करना। निदेशक का काम है कि नियतकालीन समय में ही सभा को बुला लेना। उसका ये कर्तव्य है कि अधिक से अधिक दर पर निर्गमन कराए, अंशों का शेयर पे ध्यान देना। ये सारे क्या है, उसके जनरल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन जो उसके विशिष्ट कर्तव्य यानी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर क्या है, कि कंपनी की वार्षिक सभा बुलाना उसका स्पेसिफिक ड्यूटी है। वैधानिक सभा का आयोजन कम से कम 21 दिन पहले लोगों को सूचना पहुंचा देना। वार्षिक लेखा जो दिखाया गया उसको मोहर लगा के प्रमाणित करना कि ये लेखा सही है। कंपनी की सारी जांच करना, वार्षिक लेखा का तुलना पत्र, लाभ हानि सब कुछ जांच करना उसका विशिष्ट कर्तव्य है। फिर पद का ग्रहण करने का निश्चित अवधि में अपनी योग्यता को बनाए रखना। शेयर मार्केट में शेयर अपना खरीदना, अपने निजी हित पे ध्यान नहीं देना बल्कि पूरा निदेशक मंडल के हित पे ध्यान देना उसका विशिष्ट कर्तव्य है। तो इस तरह से निदेशक के कर्तव्य जो है, ड्यूटीज जो है वो उसके 2 पार्ट हैं, एक सामान्य कर्तव्य और एक विशिष्ट कर्तव्य। और निदेशकों की शक्तियां क्या है, पावर्स क्या है, तो उनको पावर्स भी एक जनरल पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स मिले हुए हैं, और दूसरा उनको विशिष्ट पावर्स, स्पेसिफिक पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स भी मिले हुए हैं। ये भी 2 पार्ट में। जनरल पावर्स में क्या है, जैसे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो कंपनी के हित में हो, वो कंपनी के कार्य में बाधा नहीं डालेगा, और अगर कोई बाधा डाल रहा है तो उनको नियमों के अनुसार उस पर नियंत्रण करेगा। रजिस्टर जो पुस्तकें हैं, जो लेखा जोखा, उनकी जांच करेगा। और विशिष्ट अधिकार जो स्पेसिफिक पावर क्या है, कि उनकी जो भी नए अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति, उनको हटाना, ऋण पत्र को देखना, ऋण पत्रों का निर्गमन किसको किया जाएगा, किसको ऋण दिया जाएगा, अधिकारियों की शक्तियों को विभाजित करना, ये सब उसके विशेष अधिकार हैं। तो इस तरह से विशेष और जनरल अधिकार को भी बांटा गया है। लेकिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे इसके लिए निदेशक की शक्तियों पर वैधानिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, यानी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पावर ऑफ डायरेक्टर्स भी लगाए गए हैं, कि कोई भी निदेशक अपने पद पर अवैध
तरीके से काम ना करें, इसलिए उनके वेतन, शुल्क, कमीशन, निःशुल्क आवास, ये सारी चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हर चीज़ का नियम निर्धारित किया गया है। और ये जो प्रतिबंध है, अगर इन प्रतिबंधों को वो ख़त्म खराब कर देता है तो उससे क्या होगा कि उसको पद से हटाया भी जा सकता है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स भी किया जा सकता है। ये धारा 169 में कंपनी की साधारण सभा द्वारा निदेशक को हटाया जा सकता है। और धारा 242 में कहा गया कि कंपनी अधिकरण द्वारा निदेशक को हटाया जा सकता है, या फिर धारा 168 में दिया गया कि निदेशक अपना त्यागपत्र दे करके अपने पद से हट सकता है। तो इस तरह से निदेशक की नियुक्ति से लेकर निदेशक का रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स तक मैंने आपको बता दिया।